गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 13 अप्रैल को मुझे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत खुश हूं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने चैनल की तरफ से और अपने आप की तरफ से। आप सभी लोगों का मुझे प्यार दुलार बहुत काफ़ी मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस। सभी स्टूडेंट्स टेंस के पीछे भाग रहे हैं। टेंस टेंस टेंस, ये टेंस देखा जाए स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है टेंस, सिवाय टीचर को छोड़ करके। लेकिन आज उसी टेंस को मैं अपने यूनिक स्टाइल में बिल्कुल नए अंदाज में प्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या देख रहे हो तो वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी एक शेयर और आपकी एक लाइक हमें एक नया काम करने को जुनून पैदा करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं टेंस। टेंस आपके सामने ये स्क्रीन यानी बोर्ड पर है। बेसिकली टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं बोला कि बेसिकली यानी बुनियादी रूप से, मुख्य रूप से तीन ही टेंस होते हैं जो आपके सामने है। प्रेजेंट टेंस यानी पास्ट और फ्यूचर। बेसिकली तीन टेंस होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि बुनियादी रूप से, स्पेशली विशेष रूप से तीन ही टेंस होते हैं, जिसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके सिवा कोई टेंस होता नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इन तीनों के चार चार काइंड्स होते हैं। उसे देखते हैं। प्रेजेंट, अब करना क्या है देखिए। प्रेजेंट में इंडेफिनिट या सिंपल, हम इंडेफिनिट बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे, बात एक ही होगा। कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी सारे पॉइंट को हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। आप देखिए इस एरो के माध्यम से मैं ये डॉट, ये कॉमा 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 दिया हूं, यानी इसी पॉइंट को हम पास्ट पर अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से इसी वेब में, इसी तरीके से अब इसी चारों पॉइंट को फ्यूचर पे अप्लाई कर देंगे। जैसे इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने, मेरे डियर, अपनी कान खोलकर सुनिए, प्लीज बी अटेंटिव। आप इधर उधर मत हो, मेरे तरफ देखिए, कलम और कॉपी खोल करके बी अलर्ट, तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल आपको फायदेमंद है और आपकी सारी डाउट को क्लियर किया जाएगा। देखिए तो चार पॉइंट मैंने बताया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आपको इतना ही याद करना है। इसी चारों चीज को पास्ट पर अप्लाई कर दो, फिर इसी चारों चीज को फ्यूचर पर अप्लाई कर दो। यानी 4 2 जा 8, 3 जा 12, 12 टेंस हो गए ना? बिल्कुल 12 टेंस हो गए ना? यानी 4 टेंस ये, इसी 4 को इस पर अप्लाई करो, फिर फ्यूचर पे 4 अप्लाई करो, आपका हो गया 12 टेंस। यहां तक तो क्लियर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताया जाता है कि कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं, यानी 12 टेंस हम पढ़ेंगे, तो 12 टेंस को स्टडी करने के लिए 6 स्ट्रक्चर की नीड होती है, 6 स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। मैं ये बोल रहा हूं कि 12 टेंस को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए 6 स्ट्रक्चर की नीड होती है, आवश्यकता होती है, जो आपके सामने है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है देखते हैं। पहला अफर्मेटिव है, जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। दूसरा निगेटिव, यानी थर्ड है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और फोर्थ डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव, और फिफ्थ इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और सिक्स इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव। यानी देखा जाए तो आपके सामने 6 स्ट्रक्चर है। इसी 6 स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम पूरी इस टेंस को स्टडी करेंगे, इस टेंस में स्विमिंग करेंगे। इसके लिए हमें
कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, बिल्कुल नीड की आवश्यकता है। तो ये आपके सामने 6 स्ट्रक्चर हो गए। और अभी आपको एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टेंस है। टेंस के 3 भाग बेसिकली होते हैं। मौलिक रूप से मात्र 3 टेंस होते हैं, लेकिन तीनों के 4 भाग होते हैं जो आपके सामने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी चारों पॉइंट को पास्ट पर अप्लाई कर दो, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से फ्यूचर पे अप्लाई करो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फाइनली फिर मैं बोलना चाहता हूं कि किसी भी टेंस को स्टडी करने के लिए नीड उसकी होती है 6 स्ट्रक्चर की, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। अफर्मेटिव, निगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब देखते हैं, सबसे पहले 12 टेंस हो गए ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। देखेंगे डियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि इस टेंस के अंतर्गत कोई भी एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किए जाते हैं वो डेफिनिट नहीं होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं, यानी उसका टाइम फिक्स नहीं होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिम्टम है, जो पहचान है, उसका तो है, ता है, ती है, ते है, इसके बाद कुछ नहीं। बहुत सारे टीचर लिखवाते हैं इत्यादि। इत्यादि में बच्चा फंस जाता है। क्या मतलब इत्यादि? कुछ नहीं, बस आप देखिए, ये लिखवाया जाता है कि जिस हिंदी वर्ब के अंत में तो है, ता है, ती है, ते है, इसके बाद कुछ नहीं है, इत्यादि नहीं है। बस इतने पे ही हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स वो पकड़ ले, यानी जान ले, सिम्टोमाइज कर ले कि जिस हिंदी वर्ब के अंत में ता है, तो है, ता है, ती है, ते है, अगर उस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो उसे निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो है, ता है, ती है, ते है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी एक ट्रिक और समझ लो कि आप कैसे जानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मैं 2 फार्मूला पेश करूंगा, 2 ट्रिक है इसके पहले। तो के बाद है, या ता के बाद है, या ती के बाद है, या ते के बाद है, 100% आना कंपलसरी है। यानी तो, ता, ती, ते के जस्ट बाद है आता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, दूसरी बात ये कि जो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा वो 3 अक्षर का होता है, उसको अभी बाद में बताऊंगा। तो चलिए, आप जान गए ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, त है, उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज की बात से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस भारत के हर बच्चा टेंस को जाने, हर बच्चा इंग्लिश में एक्सपर्ट हो। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम है कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट, ये सारी चीजों में आप फंसे नहीं। ये बहुत छोटी सी चीज है, बस थोड़ी सी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, तो ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं। अफर्मेटिव टेंस में जब सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं, प्लुरल में आई, वी, यू, दे, ये प्लुरल की कैटेगरी में है। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं प्लुरल की कैटेगरी में है। तो बताया जाता है, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। उसी के विपरीत अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब किसी का नेम आ जाए, रीता, सीता, गीता, मोहन, कवि, सुरेश, इस टाइप के जो भी नाम आ जाए, तो हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं। श्योर? एक बार फिर मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अभी तक मैं आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं, प्लुरल, आई, वी, यू, दे,
तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यानी वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन अगर वहीं पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, किसी बॉडी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो आप उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यहां तक तो बता दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स फंसते वहां पर हैं कि भाई एस और ईएस का प्रयोग करेंगे क्या, जहां मन करे एस लगा देंगे, जहां मन करे ईएस लगा देंगे? ऐसा नहीं, जरा रुकिए, यहां पर आपको सोचने की जरूरत है। यहां पर बिल्कुल हमारी वीडियो को पॉज करके सोचने की जरूरत है कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यानी ये सिंगुलर की कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो आप वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। लेकिन भाई क्यों? क्या जहां मन करे एस लगा देंगे, जहां मन करे ईएस लगा देंगे? ऐसा नहीं, जहां मन करे एस और जहां मन करे ईएस हम नहीं लगा सकते। उसी प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आपके सामने हूं। देखिए कैसे करेंगे। एक यहां पर मैं ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक क्या है कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो, यानी एक्शन यानी कार्य, दुनिया का कोई भी वर्ब हो, 7 लेटर आ जाए। ये मैं आपके सामने लिखा हूं। अगर ओ आ जाए या एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड, बस इतना होना चाहिए। दुनिया का मैं बहुत गारंटी दे रहा हूं कि दुनिया का कोई भी वर्ड हो, वर्ड मतलब वर्ब हो, उसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में ओ एस डबल एस सी एच एस एच सी एच एक्स जेड अगर आता हो तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे, यानी उस वर्ब के अंत में ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने गो लिखा है, तो गो में लास्ट में ओ आया हुआ है, तो आप करेंगे गोज। ये क्लास है, डबल एस है, तो कर देंगे क्लासेस। अगर यहां पर एस एच यानी बुश है तो कर देंगे बुशेस। अगर सी एच है, बंच है, तो कर देंगे बंचेस। अगर फिक्स है यानी लास्ट में एक्स आ रहा है तो कर देंगे ईएस। अगर यह टुपाज है तो कर देंगे टुपाजेस। ये आपका बन गया प्लुरल। बस आपको ये देखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी लेक्चर को थोड़ा स्लो करूंगा। क्या किसी भी वर्ब में आपको ये देखना है कि कोई एक्शन, कोई वर्ब, अगर उसके अंत में मात्र 7 लेटर्स ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड, इसमें से कोई लास्ट में आता है, किसी वर्ब के लास्ट में आता है, तो आपको ई एस जोड़ना है। इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स होंगे, बहुत सारे एक्शन होंगे। अब रही बात दूसरी, यहां नीचे में दिया हूं कि अगर इनको छोड़कर, देखेंगे डियर, कृपया अपने ध्यान को मत भटकाएं, अगर इनको छोड़कर, इन 7 लेटर को छोड़कर मैंने यहां क्रॉस किया है, इसका मतलब कि इनमें से कोई न आए। एक क्रॉस का मतलब कोई नहीं आए, बल्कि इनको छोड़कर कुछ और आ जाए, कोई और लेटर आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखिए, उपरोक्त बताए गए सारे लेटर्स को मैं बोला कि अगर इनको छोड़कर दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए किसी वर्ब के अंत में, जैसे मान लीजिए राइट लिखा हूं, तो राइट में लास्ट में देखिए क्या इसमें से कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो यही काम करना है, आपको एस लगाना है, एस लगाना है, एस लगाना है, एस लगाना है। इस टाइप के आप समझेंगे। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर उपरोक्त बताए गए सारे लेटर्स किसी वर्ब के अंत में आते हैं तो आप ईएस का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर इनको छोड़कर किसी वर्ब में कुछ भी लेटर आ जाए, इनको छोड़कर के कोई भी लेटर आ जाता है, तो आप ईएस का प्रयोग नहीं करोगे, केवल एस का प्रयोग करोगे। जैसे राइट राइट्स, बैक बैक्स, टैक्स टैक्स, गिव गिव्स और सेंस सेंस। ये रहा आपका फाइनल। हाँ, लेकिन रूल कब है ये? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप एस लगाओगे, ईएस लगाओगे।
आज तक इस पजल को कोई समझा नहीं पाया था, मैंने रिसर्च करके आपको परोस रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में 100% आ रहा होगा। ओके, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको V1 करना है, और जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और ये भी बता दिया कि कहां पर एस लगेगा और कहां पर ईएस लगेगा। मैंने बताया कि जिस वर्ब के अंत में इनमें से कोई लेटर लास्ट में आ जाए तो आप ईएस 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 जोड़ेंगे। अगर इनको छोड़कर क्रॉस करने का मतलब यानी इनमें से कोई नहीं आता है तो आप वर्ब में केवल एस लगाएंगे। ओके, देखते हैं, देखेंगे डियर। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो आप वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यहां तक तो सही था। वहीं पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो आप वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, रमा प्रतिदिन सुबह में गीता पढ़ती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये आप नंबरिंग देख रहे हैं ना, 1 और उसके बाद से 2 3 4 5। आपके ध्यान में चल रहा होगा कि सर सीधा आपने क्यों नहीं लिखा है, लेकिन इसका रीजन है। देखिए, रमा, सबसे पहले रमा के लिए मैं नंबरिंग 1 किया हूं। इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट यही है, तो हम सबसे पहले लिखे रमा। अब ये दूसरा नंबर, यानी कह रहा है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखे, स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद वर्ब लिखो। स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि अब आपको वर्ब लिखना है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स वर्ब को पकड़ ही नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि उनको वर्ब ऑब्जेक्ट पकड़ना आता ही नहीं है। यहां तक कि मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल की स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि उनको समझ में नहीं आता है कि वर्ब है कि सब्जेक्ट कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। तो उसी को यानी इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये यूनिक अपनाया है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि वर्ब लिखना है तो बेटा उसका 2 ट्रिक है। पहली बात कि 2 नंबर वाला वर्ब होता है। पहली बात कि 2 नंबर वाला वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाएगा। यानी 2 नंबर वाला वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाएगा। अगर ये बात इससे समझ में नहीं आ रही है तो मैं टेंस कौन सा पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट। कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं। तो इसका दूसरा ट्रिक है कि यहां पर ती है, ता है, ते है, तो है, यही हमारा वर्ब होगा। बस आपको देखना है ता ते ती के बाद है हूं है क्या, तो है हूं है, तो यही आपका वर्ब है। और ये वर्ब 2 से 3 अक्षर के ही होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको 3 ट्रिक में दे रहा हूं। पहली बात कि ये दूसरे नंबर पे आता है, एकदम लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब आता है। दूसरी बात कि ये ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात कर रहा हूं। ये टेंस के अकॉर्डिंग अपना सिम्टम भी चेंज करता है। पास्ट होगा तो तथा, तथी, तथे, वहीं पर फ्यूचर होगा ना तो गा, गे, गी होगा। तीसरी बात ये कि यहां पर ये जो वर्ब है 2 या 3 लेटर के ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, आप इसको कभी अपने आप को एनालिसिस करके देख लेना। तो चलो, तो पढ़ती है 2 नंबर, तो 2 नंबर यहां पर आएगा। रमा प्रतिदिन सुबह में गीता पढ़ती है, तो एक्चुअली पढ़ने की मीनिंग रीड तो होती है, लेकिन यहां रीड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कोई महाभारत, रामायण, चौपाई वगैरह पढ़ा जाता है तो वहां पर पढ़ने की मीनिंग रिसाइट लगाया जाता है, RECITE। अब क्या, रमा सिंगुलर है तो रिसाइट में एस लगेगा कि ईएस लगेगा? तो यहां पर एस लगेगा। क्यों लगेगा? कि इसके पहले वाले जो रूल अभी मैंने बताया कि OXSSCHSH आ जाए तो ES लगाना है, अगर उनको छोड़कर कुछ भी आता है तो S लगाना है। तो रमा रिसाइट क्या पढ़ती है? 3 नंबर पर द गीता, द गीता, गीता हो गया। कब पढ़ती है? 4 नंबर में इन द मॉर्निंग,
कब पढ़ती है? प्रतिदिन, डेली। रिसाइट द गीता इन द मॉर्निंग, डेली। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डेली इन द मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही टाइम है। तो रमा रिसाइट्स द गीता इन द मॉर्निंग, यहां गीता के पहले द लगाने का मतलब यह है कि गीता हमारी एक धार्मिक पुस्तकें हैं। जैसे जितनी भी वर्ल्ड की धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी वर्ल्ड की धार्मिक बुक्स हैं, उसके पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे गीता, द गीता, और उसका पहला लेटर भी कैपिटल होता है। तो रमा वर्ब सब्जेक्ट हो गई, रिसाइट्स पढ़ती है द गीता इन द मॉर्निंग डेली। इस तरीके से हम एक और सेंटेंस देखते हैं। अब मेरे डियर, इसमें भी आपको वही काम करना है। पहले नंबरिंग कर लेना है, खेलते हैं, दूसरा नंबर वर्ब हो गया, मैच 3 नंबर, फुटबॉल मैच ये 3 नंबर जाएगा एक साथ। कहां खेलते हैं? यहां, ये चौथा नंबर जाएगा, ये जगह को इंडिकेट कर रहा है। तो आप उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। अच्छा, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर वे लोग को एक नंबर मान लिया, क्योंकि उनको पता है तो उन्होंने एक नंबर डाल करके, एक नंबर लिख करके बता दिया कि सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ना है, तो आप हूं से क्वेश्चन कीजिए। हूं मतलब कौन। जैसे कहा जाए कि यहां फुटबॉल मैच कौन खेलता है, तो जब आप बोलेंगे कौन, तो ऑटोमेटिक आएगा वे लोग, या वह, या तुम। जैसे ही आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा कि वे लोग। क्लियर? तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने लगाया दे। ओके, खेलते हैं, दूसरा नंबर वर्ब, यानी मांग रहा है वर्ब, तो खेलने की मीनिंग होती है प्ले। क्या खेलते हैं? तीसरा नंबर फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच। कहां खेलते हैं? चौथा नंबर हियर। तो डियर, इस तरीके से मैंने जो आपको यूनिक स्टाइल दिया है, मैंने जो आपको मेथड दिया है, आई होप दैट कि एवरीथिंग यू विल हैव अंडरस्टूड एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन डूइंग या सॉल्विंग या ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, समथिंग नेक्स्ट देखेंगे डियर। अभी आपने अफर्मेटिव देखा है, यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आपने अफर्मेटिव देखा है, और उसमें भी बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें बताया जाता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो आप डू नॉट का प्रयोग करोगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो आप डज नॉट का प्रयोग करोगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल, यानी आई वी यू दे, ये सब प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट जो है प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट, बी अलर्ट, एकदम आप अलर्ट हो जाइए, अगर इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट बनता है तो आप इसके लिए डू नॉट लगाओगे। डू नॉट, ध्यान रखना, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आ जाता है तो आप डू नॉट का प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट हे सी इट नैम, ये सब सारे सब्जेक्ट सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं, तो इसके साथ डज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? डज नॉट लगाओगे। यानी अब आप डज नॉट लगाओगे या डू नॉट लगाओगे तो वर्ब में एस और ईएस वाली प्रॉब्लम फिनिश। यानी अब आपको वर्ब में एस और ईएस की प्रॉब्लम यहां से लगना ही नहीं है। यहां से इंट्रोगेटिव पढ़ो, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ो, उसका इंट्रोगेटिव पढ़ो, कहीं भी अब आपको एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बस सब प्रयोग होगा तो डू डैश डू डैश डू डैश, सिंगुलर के लिए डैश, प्लूरल के लिए डू। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये डज आया कहां से? मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं
कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहे थे तो उस वर्ब में हम एस और ईएस का प्रयोग कर रहे थे, तो उस एस और ईएस बन गया डू से डज बन गया, यानी वही समझ लीजिए कि एस और ईएस इंक्लूड हो गया डू में, तो डू बन गया डज। और यहां पर डू का डू है ही है, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब होता है तो वो होते हैं प्लुरल की कैटेगरी में, प्लुरल की कैटेगरी में होते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्लुरल है तो अपने हिसाब से प्लुरल वर्ब तो लिया ही है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस एक दूसरे से मैच कर नहीं रहे हैं, एक दूसरे की सिमिलरिटी है नहीं, तो इसलिए जो एस और एस था वो डू को बन गया डज। ओके, ये बात देखते हैं यहां पर। मैं नमक नहीं खाता हूं, इसकी ट्रांसलेशन है आई डो नॉट टेक सॉल्ट। मैं नमक नहीं खाता हूं, तो सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ मैंने डो नॉट का प्रयोग किया और टेक फर्स्ट फॉर्म। हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो हम लोग की मीनिंग वी, इसके साथ भी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, बर्बाद करना, आवर टाइम अपनी समय, यानी हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तीसरा नंबर, तुम मुझे नहीं चाहते हो। तुम यानी यू डू नॉट लाइक मी, यू डू नॉट लाइक मी, यहां भी डू नॉट का प्रयोग हुआ है। वे लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो वे लोग की मीनिंग दे होता है, इसके साथ भी डू नॉट लगा हुआ है वर्क हार्ड। तो आपने देखा ना, ये चार तरह के जो मैंने सेंटेंस यहां पर फॉर्मेट किया हुआ हूं, ये सभी के सभी सब्जेक्ट प्लुरल हैं, आई वी यू दे, और सबके साथ डू नॉट डू नॉट डू नॉट डू नॉट का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, वेस्ट, लाइक, वर्क। अब नंबर है सिंगुलर सब्जेक्ट पर आधारित कैसे सेंटेंस बने हैं। जैसे वह स्नान नहीं करता है, तो वह की मीनिंग ही होता है, इसके साथ डज नॉट लगाया। वह भोजन नहीं पकाती है, वो महिला है, तो इसलिए उसके लिए सी, इसके साथ भी डज नॉट। वह वर्षा नहीं होती है, तो जब भी प्राकृतिक घटना होती है तो प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो इसलिए इट आया है, तो इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग हुआ है। सीता डज नॉट वॉश माई क्लॉथ, सीता मेरी कपड़ा नहीं धोती है, तो सीता सिंगुलर है, इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग हुआ। बेटा एक बार मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, जैसे ही हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, आपको वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ओके, और यहां तक जो लास्ट में यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट के लास्ट में ता है, ती है, ते है, जो है, हूं, हो, आ रहा है, उसके लिए भी इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करना है। ओके, अगर मेरी लेक्चर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहां तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।